जय हिंद, नमस्कार। मैं हरीश तांगी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था और व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने देखा था कि जो सामान्यतः हमारे व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि जो जनरली हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन की बात की। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, क से लेकर के म तक वाले वर्ण। इसके बाद में हमने उच्छिष्ट व्यंजन की बात की, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ था, जैसे ड़ और ड, जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे सड़क हो गया, पढ़ना हो गया, लड़ना हो गया, इन सभी में। इसके बाद में हमने 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन थे, य, र, ल, व। उनमें से 2 हमारे अर्ध स्वर थे, य और व। इसी तरह से र प्रकंपित व्यंजन और ल हमारा पार्श्विक व्यंजन था। 4 हमने संघर्ष व्यंजन की बात की थी। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन देखे थे हमने 4। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज हम देखेंगे प्राण। देखिए, प्राण क्या होता है। प्राण का यहाँ पर अर्थ होता है वायु। वायु यानी कि हवा। जिस भी व्यंजन का या जिस भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती है, उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर यानी कि प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और प्राण के आधार पर अगर व्यंजनों की बात करें तो प्राण के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? एक बार इनको थोड़ा सा परिभाषित हम यहाँ पर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। एक होते हैं हमारे अल्प प्राण और दूसरे होते हैं हमारे महाप्राण। ठीक है, एक होते हैं हमारे अल्प प्राण और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पर महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें, यानी कि हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते क्या, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि प्राण के आगे क्या लग रहा है? अल्प। और अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा या कम। यानी कि हम कह सकते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी हो? कम हो। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम हो, उनको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद वहीं पर महाप्राण की परिभाषा इसके विपरीत हो जाएगी। महा का अर्थ होता है अधिक, यानी कि हम किसकी बात करें? अधिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से, कहां से निकलती है वायु? मुख से। मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी हो? अधिक हो, उनको हम क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन वर्ण। उनको हम क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन वर्ण हम उनको कहेंगे। अब देखिए, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे। तो अगर हम बात करें अल्प प्राण की, किसकी बात करें? अल्प प्राण की बात करें तो ध्यान रखना, अल्प प्राण में हमारे आते हैं वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण। कौन से आते हैं? वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण। या जो हमारे वर्गीय व्यंजन, जो हमने कल पिछली क्लास में हमने देखे थे, क से लेकर के म तक वाले। तो जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क। उसी का तीसरा वर्ण क्या है? ग। उसी का 5वां वर्ण क्या है? न। तो वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण और साथ में आ जाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन आ जाते हैं? ये सही से लिख लेना यहाँ पर। कौन से व्यंजन आ जाते हैं हमारे? इसी के साथ में अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन आप सभी जानते हैं। अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 ही हमारे होते हैं, य, र, ल, व। ये सारे वर्ण हमारे आ जाएंगे अल्प प्राण। किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण। अब देखिए, हमारे कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक वर्ग में कितने? 5 व्यंजन होंगे।
अब जैसे पहले, तीसरे और पांचवे, ठीक है, तो इन सभी में पहले वर्ण वाली लाइन की अगर हम बात करें तो कितने वर्ण होंगे, उसमें 5 वर्ण होंगे। इसी तरह से जो तीसरे वर्ण वाली लाइन है तो अपने अपने 5 वर्ग के 5 वर्ण होंगे। तो टोटल इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 15 तो आपके ये हो जाएंगे और 4 आपके ये हो जाएंगे। यानी कि अल्प प्राण व्यंजनों की अगर संख्या की बात आए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। महाप्राण की अगर हम बात करें तो वर्ग के कौन से जो बचे हुए हैं, कौन से बचे हुए हैं, वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण, साथ में आपके आ जाते हैं जो आपके ऊष्मी व्यंजन होते हैं ना, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, संघर्षी व्यंजन के नाम से। तो संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं हमारे संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन, तो ये होते हैं हमारे श, श, स, ह। ये हमारे आ जाते हैं किसमें, महाप्राण। किसमें आ जाते हैं, महाप्राण। अगर इनकी संख्या की बात करें तो देखिए 5, 5, 10, यानी कि अगर 10 तो हमारे कौन से हो जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे, और 4 हमारे कौन से हो जाएंगे, संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। यानी कि अगर टोटल संख्या की इनकी बात करें महाप्राण व्यंजनों की, तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राण के आधार पर व्यंजन आपके 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए इनको एक टेबल बना के मैं पूरा आपका समझा भी देता हूँ कौन कौन से होते हैं हमारे। जैसे हमारे स्पर्श व्यंजन वाली एक टेबल बना लेते हैं हम, स्पर्श व्यंजन में हमें यहाँ पर समझ भी आ जाएगा कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, न। इसके अलावा च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये हमारे क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमारे कौन से व्यंजन है, सभी हमारे स्पर्शी व्यंजन है। इनके अलावा हमने कुछ और व्यंजनों की बात की थी, तो चलिए सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं हम। इनमें अगर देखा जाए तो ये जो पूरी लाइन है, कौन सा, ये पहला वर्ण, कौन सा वर्ण, ये सभी आपके वर्ग के कौन से वर्ण हो गए, पहले वर्ण हो गए। ये सभी इनकी अगर बात करें तो ये वर्ग के कौन से वर्ण हो गए, ये वर्ग के हमारे तीसरे वर्ण हो गए। ठीक है, और ये वाले हमारे वर्ग के कौन से वर्ण हो गए, ये हो गए हमारे वर्ग के 5वें वर्ण। तो इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ग का पहला वर्ण भी आपका कौन सा व्यंजन कहलाता है, वर्ग का पहला वर्ण भी आपका अल्प प्राण कहलाएगा। दूसरा भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका अल्प प्राण कहलाएगा। और 5वां वर्ण ये भी आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। साथ में अगर हम अल्प प्राण की और यहाँ पर बात करें तो 4 व्यंजन और इसमें आपके आ जाते हैं, कौन से, य, र, ल और व। ठीक है, अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग वर्ण दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4 अलग अलग वर्ण दे दिए, झ, ठ, द और भ। बताइए इन 4 में से आपका अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो झ आपका चौथा वर्ण है, ठ आपका दूसरा वर्ण है, भ आपका चौथा वर्ण है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे द की, तो द आपका कौन सा वर्ण है, तीसरा। और तीसरा वर्ण किस में आता है, अल्प प्राण में। साथ में जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी आपके किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। क्लियर। बाकी के बचे हुए ये आपके दोनों, जैसे अगर हम इसकी बात करें ख की, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा व्यंजन है, ये आपका महाप्राण व्यंजन है। घ की अगर बात करें तो घ भी आपका कौन सा व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपकी महाप्राण व्यंजनों की है, ये भी पूरी लाइन आपकी किसकी है, महाप्राण व्यंजनों की है। इनके अलावा साथ में आपके संघर्षी व्यंजन भी आ जाते हैं, कौन कौन से, श, श, स, ह। ये सभी किन में आते हैं, आपके महाप्राण में, यानी कि जिनके उच्चारण में जो मुख से वायु निकलती है वो अधिक निकलती। क्लियर। तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन है। अब इसमें देखिए मैं फिर से आपका रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टेबल है आपकी स्पर्श व्यंजनों की, अगर ये आपको सटीक याद है, सटीक कैसे याद होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए त वर्ग का चौथा वर्ण बताएं, तो आप फट से बता सकते हैं कि त वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, ध है। इस तरह से अगर आपने इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लिया तो यकीन मान के चलिए कि आपकी जो संधि होगी उसमें आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। चलिए, तो प्राण के आधार पर व्यंजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, बाकी के आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। परिभाषा इनकी क्लियर है,
जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी हो, कम हो, वो अल्प प्राण कहलाएंगे, और अधिक होगी तो महाप्राण कहलाएंगे। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण और इधर दूसरा चौथा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे और संघर्ष व्यंजन आपके किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें व्यंजनों के वर्गीकरण की ही, तो व्यंजनों के वर्गीकरण में नेक्स्ट हम देखने वाले घोष के आधार पर। किस आधार पर, घोष के आधार पर। ठीक है, तो देखिए ये घोष आपका होता क्या है, घोष का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, घोष का अर्थ होता है कंपन। क्या होता है, कंपन। ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन। तो कंपन या घोष के आधार पर अगर हम व्यंजनों की बात करें तो घोष के आधार पर भी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो हमारे होते हैं कौन से व्यंजन वर्ण, अघोष व्यंजन। कौन से व्यंजन, अघोष व्यंजन। और दूसरे हमारे हो जाएंगे कौन से व्यंजन, सघोष व्यंजन। ठीक है, अब अघोष और सघोष व्यंजन क्या होता है, तो इसकी एक बार परिभाषा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए अघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो वे वर्ण या वे ध्वनियां, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वर्ण को हम ध्वनियां की कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, ध्वनि से ही हुई है। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हमारी, जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां, हमारी स्वर तंत्रियों में होने वाले, हमारे स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन की मात्रा, सिंपल सा आप लिख सकते हैं, कंपन की मात्रा कैसी हो, कम हो। ठीक है, वह कहलाते हैं हमारे कौन से वर्ण, अघोष वर्ण। कौन से वर्ण, अघोष वर्ण। और सघोष वर्ण की परिभाषा हो जाएगी वे ध्वनियां, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, यहाँ पर आपको लिखना है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां, हमारी स्वर, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी स्वर तंत्रियां कौन सी होती है। तो हमारी स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन की मात्रा कैसी हो, अधिक हो। कैसी हो, अधिक हो। कंपन की मात्रा अगर अधिक होगी तो वह हमारे कौन से व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, वह हमारे कहलाएंगे कौन से, सघोष व्यंजन वर्ण। अब देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और आप लोगों को भी यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है क्योंकि हिंदी को हमें समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए अगर इसमें बात करें हम तो इसमें आते हैं आपके वर्ग के कौन से वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण। कौन से आते हैं, वर्ग के पहले दूसरे वर्ण। साथ में संघर्षी व्यंजनों के सिर्फ 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 3 वर्ण आते हैं, श, श और स। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 10 और 3 13, इनकी टोटल जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले दूसरे वर्ण यानी कि 5 5 10 और 3 13। यहाँ पर ध्यान रखना पूरे संघर्षी व्यंजन सारे नहीं आते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। किसमें, अघोष व्यंजन। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, सघोष व्यंजन की, तो देखिए सघोष व्यंजन में आपके कौन कौन से आते हैं, वर्ग के बाकी के बचे हुए। ठीक है, कौन कौन से बचे हुए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। बाकी का देखिए यहाँ पर संघर्षी व्यंजन का एक वर्ण बच गया, यहाँ पर कौन सा वर्ण बच गया, ह। ठीक है, और साथ में आपके अंतस्थ व्यंजन य, र, ये य है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, य, तो ह, य, र, ल और व। ठीक है, अगर इनकी संख्या की यहाँ पर बात करें तो देखिए इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो देखिए 15 तो आपके ऊपर वाले हो जाएंगे और 5 आपके नीचे वाले हो जाएंगे। तो इनकी जो कुल संख्या होगी कितनी होगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये होंगे आपके अघोष व्यंजन वर्ण और सघोष व्यंजन वर्ण। अब एक बार मैं आपको पूरा लिख करके यहाँ पर समझा देते हैं उस स्पर्श व्यंजन वाले टेबल से। एक बार इसको समझ लेते हैं। क, ख, पूरा लिखिएगा यहाँ पर, क, ख, ग, ख, ढ। ये एक बार फिर से पूरी आपकी स्पर्शी व्यंजन वाली टेबल है, इसको आप पूरा कर लेंगे। ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न।
और ये आपका हो गया म। ठीक है, तो ये आपकी फिर से पूरी स्पर्शी व्यंजन वाली टेबल हो गई। अब इसमें देखिए आपके ये जो पहले और दूसरे वर्ण हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे अघोष व्यंजन। क्या कहलाएंगे आपके, अघोष व्यंजन। वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आपके क्या कहलाएंगे, अघोष। कौन से वर्ण कहलाएंगे आपके, अघोष वर्ण कहलाएंगे। साथ में यहीं पर याद रख लेना है आपको, और कौन कौन से आपके आते हैं, 3 आते हैं, श श स। क्लियर। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपके हो जाएंगे कौन से, सघोष वाले। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जितने भी आपके वर्ण हैं या जितने भी आपके 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सघोष व्यंजन वर्ण। क्लियर। अब इसके अलावा इसमें 5 वर्ण और आते हैं। कौन कौन से 5 वर्ण आते हैं, जैसे एक तो इसका बच गया किसका, ऊष्मी व्यंजन का। कौन सा बच गया आपका, ह के अलावा 4 आपके कौन से हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके अघोष और सघोष व्यंजन वर्ण। तो आप एक टेबल के माध्यम से, इसके माध्यम से भी आप पूरी आसानी से इनको याद रख सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके हो गए घोष यानी कि कंपन के आधार पर। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे बहुत बार ऐसा पूछ लेता है, निम्न में से आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपके यहाँ पर लिख भी देता हूँ, त, थ, प और म। ठीक है, अब इसमें आपको घोष वर्ण बताना है। तो घोष का अर्थ भी यहाँ पर सघोष ही होता है। क्या होता है, सघोष ही होता है। ऐसा नहीं कि उसने आगे आपको अ और स लगा करके नहीं दिया तो कंफ्यूज हो गए। अगर सिंपल सा वो ऐसे भी पूछे ना कि घोष वर्ण बताना है, तब भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सघोष ही हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अघोष पूछेगा तो स्पेशली इसके आगे क्या लगा करके देगा, अ। अब देखिए आंसर आप कैसे कर सकते हैं, आसानी से आंसर कर सकते हैं। ट आपका पहला वर्ण है, थ आपका दूसरा वर्ण है, प आपका पहला वर्ण है। तो ये तीनों तो आपके घोष वर्ण नहीं होंगे, लेकिन पांचवा वर्ण किसमें आता है, पांचवा वर्ण आता आपका सघोष। देखिए प्रैक्टिकल करके और मैं आपका यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करके यहाँ पर हम इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ये होते हैं हमारी स्वर तंत्री। मान लो आपने यहाँ पर हाथ रख लिया। अब यहाँ पर हाथ रखने के बाद में आप पहली लाइन बोलिए। ठीक है, क, ख, ग, घ, न। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, क, ख, ग, घ, न। तो जैसे ही आपने क, ख के बाद ये बोला तो एकदम से आपके यहाँ पर जो स्वर तंत्री है इसमें वाइब्रेशन एकदम से आपका ज्यादा हुआ। क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसीलिए, और आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये सभी तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में यहाँ पर जो आपका वाइब्रेशन होगा ना, वो कैसा होगा, ज्यादा ही होगा। चलिए, तो ये हो गया आपके अघोष और सघोष व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगला वर्गीकरण हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। किस आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन आपके कितने प्रकार के हो जाते हैं, 8 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं, 8 प्रकार के हो जाते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे साथ लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। सबसे पहले व्यंजन होते हैं आपके कौन से, कंठई। कौन से होते हैं, कंठई। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे व्यंजन होते हैं आपके कौन से, तालव्य। कौन से होते हैं, तालव्य। ठीक है, अब एक मिनट, इसके आगे मैं यहाँ पर इनके जो उच्चारण स्थान है ना, वो भी मैं आपके यहाँ पर लिखाते हुए चलूंगा। तो कंठई, तालव्य। इसके अलावा अगर अगली बात की जाए तो कंठई तालव्य के बाद अगला नंबर आता आपका किसका, मूर्धा का, यानी कि मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य के बाद में अगले आपके आते हैं कौन से, दंती व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं, दंती व्यंजन आते हैं। पांचवे आपके आते हैं कौन से व्यंजन, औष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, औष्ठ्य व्यंजन। और छठे आपके आते हैं कौन से व्यंजन, दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठ की मदद से। और सातवें आपके आ जाते हैं वत्स। ठीक है, इसका उच्चारण आपको सही से करना है, वत्स। और लास्ट आपका आता है कौन सी ध्वनि, काकल्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि, काकल्य ध्वनि, यानी कि हमारी श्वास नली। क्लियर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम व्यंजनों को देखें तो इन 8 प्रकार के होते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए, ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो कंठे ध्वनियों का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा। किससे होगा, कंठ से होगा। ठीक है, तालव्य ध्वनियों का उच्चारण किससे होगा आपका, तालु से होगा, यानी कि जीभ के आगे वाले भाग से। मूर्धन्य, ये आपका जीभ का सबसे अगला भाग होता है। ठीक है, मूर्धा आपकी कहाँ होती है,
जो जीव होते हैं ना, ऊपर में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसका उच्चारण आपका किससे होगा? इसका उच्चारण होगा आपका किससे? मूर्धा से। और इनके उच्चारण में कौन मदद करेगा? इनके उच्चारण में मदद करेंगे आपके दांत। औष्ठ्य ध्वनियों के उच्चारण में आपके कौन मदद करेंगे? तो इसका उच्चारण होता है होठों से। दंतोष्ठ में देखिए, दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठ, तो इनके उच्चारण में कौन मदद करते हैं? आपके दांत और होठ। तो दांत और होठों से इनका उच्चारण होगा दंतोष्ठ का। वत्स की अगर हम बात करें तो वत्स में आपके मसूड़ों से इनका उच्चारण होगा, ठीक है। और काकल्य की अगर बात करें तो काकल्य में आपकी मदद करती है कौन सी? श्वास नली। कौन सी मदद करती है आपकी काकल्य में? श्वास नली। क्लियर? ये आपकी इनका उच्चारण होगा श्वास नली से, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पर आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना, ठीक है। देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होगा उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कंठे ध्वनियां। और कंठे ध्वनियों में आपका आ जाता है कौन सा वर्ग? क वर्ग। कौन सा वर्ग आ जाएगा? क वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, ख, न। ये सारी ध्वनियां आपकी क्या कहलाएगी? कंठे ध्वनियां कहलाएगी। तालव्य ध्वनि की अगर बात करें तो क वर्ग के बाद में आपका अगला आने वाला कौन सा? च वर्ग। ये किस में आ जाता है? आपका तालव्य ध्वनियों में। तो आप इनका उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, छ, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी तालव्य ध्वनियां, च, छ, ज, झ, य। इनके साथ में आपके दो वर्ण और आपको याद रखने हैं, य, ठीक है। यह यज्ञ वाला, कौन सा वाला? यज्ञ वाला। तो ये हो जाएगा आपका य और श। ये किस में आ जाएंगे? आपके तालव्य में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? तालव्य में। मूर्धा की अगर बात करें तो देखिए, मूर्धा में जो आपकी जीभ होती है ना, ये ऊपर आपकी जो मूर्धा होती है उसको टच करती है। जीभ ऊपर वाले दांत को यहाँ पर टच करेगी। ट, ठ, ड, ढ, ऊपर वाले दांत के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको। तो इसमें आपका कौन सा वर्ग आ जाएगा? ट वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट, ठ, ड, ठ, न, 5 तो ये हो गया ना। एक इसी के साथ में आपको उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं? ड और ड। और इसका एक हमारा बच रहा था षटकोण वाला श, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे? आपके मूर्धन्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करें दंत की, तो दंत में आपका कौन सा वर्ग आ जाता है? त वर्ग आ जाता है। कौन सा वर्ग आ जाता है यहाँ पर? दंत में आपका त वर्ग आ जाता है। तो त वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? 5 ही वर्ण होते हैं, त, थ, द, थ, न। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? जो आपकी जीभ है ना, ये ऊपर वाले दांतों को टच करेगी। उच्चारण करके देखिए आप, त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो आपकी जो जीभ होती है ना, ऊपर वाले दांतों को टच करती है, स्पर्श करती है। इसमें औष्ठ्य में आपका आ जाएगा कौन सा वर्ग आ जाएगा? प वर्ग आ जाएगा। इसमें देखिए, औष्ठ्य ध्वनियों में होठ मदद कर रहे हैं, यानी कि स्वाभाविक सी बात है, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जो दोनों होठ हैं ये परस्पर मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। बिना होठों को मिलाए आप प वर्ग का उच्चारण करके नहीं बता सकते, या इनका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो उच्चारण करके देखिए, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। दंतोष्ठ में आपके ऊपर वाले जो दांत हैं वो नीचे वाले होठों को टच करेंगे, जैसे। और एक ही ध्वनि है व, जब आप व का उच्चारण करेंगे ना, तो जो आपके ऊपर वाले दांत हैं ये नीचे वाले होठों को टच करेंगे। तो ये आपका इसमें आ जाएगा, व आ जाएगा। और मसूड़ों से उच्चारित होने वाली ध्वनियां तो बहुत ज्यादा क्या है? सरल है। क्या है? सरल। याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। काकल्य में श्वास नली से एक ही ध्वनि का उच्चारण होता है, किसका? ह का। किसका होता है? ह का, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर अगर व्यंजनों की बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, ये सभी आपके 33 व्यंजन इसमें हो गए। 8 प्रकार के होते हैं। किन का उच्चारण कहाँ से होता है वह भी मैंने आपको समझा दिया। याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। कंठे में क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत में त वर्ग, औष्ठ्य में प वर्ग। सिर्फ अलग से याद रखना आपको, तालव्य में एक तो दो आपके य और श है, मूर्धन्य में दोनों उच्छिप्त व्यंजन और षटकोण वाला, ठीक है। बाकी सभी बहुत ज्यादा आसान है और बहुत अच्छे से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है।
तो ये आपके व्यंजन पूरे कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में वर्णमाला की कुछ बेसिक जानकारी है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। अब उनमें से क्या क्या आती है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाले हैं वो एक तो है आपका अनुस्वार, ठीक है। एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अनुस्वार की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले किसकी, अनुस्वार की। चलिए इसको पूरा एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका अनुस्वार। अनुस्वार आपका क्या होता है, और एक हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसकी, अनुनासिक ध्वनियों की। किसकी बात करने वाले हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार ध्वनियाँ और अनुनासिक ध्वनियाँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। ये दोनों, पहली बात तो आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं, दोनों आपकी पहली बात आपको ध्यान रखना है नासिक की ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ हैं, नासिक की ध्वनियाँ, ठीक है। ये अनुस्वार भी आपकी नासिक की ध्वनि है और अनुनासिक भी आपकी नासिक की ध्वनि है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो परिभाषा आप इसकी मेरे साथ लिखिए, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वे नासिक की ध्वनियाँ, वे नासिक की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, वे नासिक की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, स्वर के बाद होता है। वे नासिक की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसके बाद होता है, स्वर के बाद होता है, क्या कहलाएगी, अनुस्वार कहलाएगी। और अगर अनुनासिक की बात करें तो यह भी आपकी नासिक की ध्वनि है, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, वे नासिक की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के साथ होता है। किसके, यहाँ पर देखिए स्वर, उसमें अनुस्वार में स्वर के बाद होगा और इसमें आपका स्वर के साथ हो, ठीक है। दोनों में कैसे हम यहाँ पर अभी समझेंगे। देखिए पहली बात तो अगर उच्चारण स्थान की बात करें, किसकी बात करें, अगर उच्चारण स्थान की बात करें, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है आपका कि अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, तो उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा केवल नाक। क्या हो जाएगा, केवल नाक, यानी कि इनका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद से होगा, नाक की मदद से होगा। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसके उच्चारण स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके उच्चारण स्थान में आपके नाक और मुख, इसका उच्चारण किससे होगा, नाक और मुख दोनों से हो। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन सी होती है आपके अनुस्वार। तो देखिए अनुस्वार आपका दो तरह से प्रयोग में होता है, एक तो कभी कभी पंचमाक्षरों के रूप में प्रयोग होता है और एक इसके वास्तविक रूप में प्रयोग होता है। तो पंचमाक्षर वाला मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कंबल, क्या लिखा हमने यहाँ पर, कंबल, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया था कि अगर अनुस्वार के बाद जो स्पर्शी व्यंजन आता है, ठीक है, ये उसी का पांचवा वर्ण होता है। तो इसका जब हम अलग करेंगे तो देखिए क, ठीक है। अब इसमें भी देखिए स्वर के बाद इसका उच्चारण कैसे होता है, तो सबसे पहले तो आप क, और क में से आपका लास्ट में कौन सी ध्वनि निकलती है, अ। कौन सी ध्वनि निकलती है, अ। फिर आप क्या करते हैं कि ये अनुस्वार इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो भी आपका पीछे स्पर्शी व्यंजन होता है। तो ब का ये ब आपका कौन से वर्ग का है, प वर्ग का, प फ ब भ म। तो इसके यहाँ पर अनुस्वार अब इसके पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, म है। कौन सा है, म। इसके बाद में आपके बाकी के ब और पीछे क्या बचा आपका ल। देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार तो आपका किस में बदल गया, पंचम वर्ण में बदल गया। अनुस्वार आपका किस में बदल गया, पंचम वर्ण। लेकिन आया किसके बाद, स्वर के बाद। किसके बाद, स्वर के बाद। तो इस तरह से जो आपका अनुस्वार होता है ना, ये हमेशा आपका किसके बाद आता है, स्वर के बाद। देखो एक और उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया अंत, क्या लिखा हमने यहाँ पर, अंत, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो अनुस्वार है आपका, इस अनुस्वार के पीछे कौन सा वर्ण है, त, ठीक है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसका तोड़ेंगे तो कैसे होगा है, तोड़ेंगे तो आप अ को तो ऐसा का ऐसा ही लिखोगे,
अ के बाद में ये इसका पांचवा वर्ण है यानी कि न, और न के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, त और अ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या चीज नोटिस की, आपने यहाँ पर नोटिस की कि ये जो अनुस्वार है इसके पीछे अगर स्पर्श व्यंजन है तो उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा किसके बाद आते हैं, स्वर के बाद आते हैं, तो वह नासिक की ध्वनि जो स्वर के बाद आती है। एक और हम यहाँ पर बेसिकली एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे संयम, ये हमने यहाँ पर लिखा संयम, या एक और मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ संशय। ठीक है, अब देखिए दोनों में ये आपके अलग है, ये आपके अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, देखिए अनुस्वार के बाद क्या स्पर्श व्यंजन है, नहीं है। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, आपके 4 ही होते हैं, यानी कि इसमें 5वां वर्ण तो है ही नहीं। तो इस कंडीशंस में देखिए अगर आप स को तोड़ोगे, किसको तोड़ोगे, स को अगर आप यहाँ पर तोड़ते हैं, तो जब आप स को तोड़ोगे ना तो स में भी आपका क्या निकलेगा, लास्ट में अ निकलेगा। क्या निकलेगा, अ निकलेगा। ये वर्ण विच्छेद में मैं आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा। जैसे आपने स का उच्चारण किया तो पहले स का उच्चारण हुआ और बाद में किसका उच्चारण हुआ, अ का, यानी कि स्वर का। अब इसके बाद में ये आपका जब इसके पीछे स्पर्श व्यंजन नहीं है ना, तो फिर यहाँ पर इसका वास्तविक रूप आ जाता है, कौन सा, अंग आ जाता है। कौन सा आ जाता है, अंग आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा है कि ये जो आया है ना, ये किसके बाद आया है, स्वर के बाद। किसके बाद, स्वर के बाद। सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी। देखिए यहाँ पर भी आपका स के बाद में आपका क्या आएगा, अ। ये नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अ। और इसके बाद में पीछे क्या है आपका, अनुस्वार के तुरंत बाद कौन सा वर्ण है, श। अब यहाँ पर श वर्ण है, तो आप मुझे ये बताएं कि श वर्ण का कोई 5वां वर्ण होता है क्या, नहीं होता है ना, तो इसके मूल रूप में आ जाएगा। तो इसका जो मूल रूप है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। हालांकि नियम अलग है वर्ण विच्छेद में। नियम आपका ये कहता है कि अगर इस अंक के पहले छोटा आता है, तो जो बिंदी हमने यहाँ पर लगाई है ना, ये इसी के ऊपर लगा देते, लेकिन आती हमेशा किसके बाद है, स्वर के बाद। किसके बाद आती है, स्वर के बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वह नासिक की ध्वनि ये हमेशा किसके बाद आ रही है, स्वर के बाद आ रही है। तो वह नासिक की ध्वनि जो स्वर के बाद आती है क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें अनुनासिक ध्वनियों की, तो देखिए अनुनासिक ध्वनियां बहुत ज्यादा आसान है, आप इनको बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हैं। कुछ अनुनासिक ध्वनियां मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे आंत, दांत, गांव। ठीक है, आंत, दांत, गांव, सांप, ईंट, जोंक। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे आपके उदाहरण लिख दिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है एक और डिफरेंस मैं आपका समझा रहा हूं। देखिए एक तो हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा, अंत। क्या लिखा, अंत। और ऊपर क्या लिखा, आंत। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी आपकी अनुस्वार है, कौन सी आपकी अनुनासिक है। जैसे ही आपने अंत का उच्चारण किया तो जो न है ना, उसका उच्चारण कहां से हुआ, देखो पहली बात तो नाक से होता है सभी पंचम वर्ण का उच्चारण। नाक पकड़ के आप पंचम वर्ण बोल के देखिए, नहीं बोल पाओगे। तो इसका उच्चारण किसके बाद हुआ, अ के बाद, यानी कि स्वर के बाद। स्वर के बाद हुआ तो किस में आ जाएगी, आपकी अनुस्वार में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, अनुस्वार में। यहां पर आप बोलेंगे आंत। ठीक है, तो जब आप आंत बोल रहे हो ना, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप ऐसे अपना नाक बंद कीजिए, नाक बंद करके आप बोलिए आंत, तो उस आ के साथ में नाक से एक साउंड निकल रहा है, एक ध्वनि निकल रही है, उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने कहा ये जो ध्वनि है क्या है, अनुनासिक ध्वनि है। क्या है, आपकी अनुनासिक ध्वनि है। क्लियर, तो ये हो जाएगी आपकी। जैसे आप इनका सभी का उच्चारण करके देखेंगे, आंत, दांत, गांव, सांप। देखिए दंत और दांत दोनों में आपका अनुस्वार बताना है, तो दंत में द, फिर अ, फिर न आया, यानी कि अनुस्वार है। और दांत में आपका आ के साथ में जो नाक से साउंड आ रहा है, नासिक की ध्वनि आ रही है, तो वो हो जाएगी आपकी अनुनासिक, क्योंकि यही तो इनकी विशेषता है। यही तो इनकी विशेषता है। क्या विशेषता है, वह नासिक की ध्वनियां जिनका उच्चारण किसके बाद होता है, स्वर के बाद होता है। किसके बाद होता है, स्वर के बाद। क्या कहलाएगी, अनुस्वार। और वे नासिक की ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर के साथ होता है, क्या कहलाएगी, अनुनासिक। आई हो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। इनका जब आप उच्चारण करोगे ना,
तो ये हमेशा आपके वर्ण के साथ यानी कि स्वर के साथ में नाक से साउंड आएगा, वही आपका अनुनासिक कहलाएगी, और स्वर के बाद आएगा वह आपकी क्या कहलाएगी, अनुस्वार कहलाएगी। क्लियर। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें अगली ध्वनि की, तो अगली आपकी ध्वनि आती है कौन सी, निर्नुनासिक। कौन सी ध्वनि आती है, निर्नुनासिक। तो सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी ध्वनि आ जाएगी आपकी, निर्नुनासिक ध्वनियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो निर्नुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, इनकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में केवल जिनके उच्चारण में केवल और केवल क्या मदद करता हो, मुख मदद करता हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल मुख मदद करता है, कौन सी ध्वनियां कहलाएगी, निर्नुनासिक ध्वनियां। जिनके उच्चारण में केवल मुख मदद करता है, निर्नुनासिक ध्वनियां कहलाती है। कौन सी ध्वनियां कहलाती है, निर्नुनासिक ध्वनियां कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आपके पंचम वर्ण, कौन से वर्ण, पंचम वर्ण चंद्र बिंदु। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो अनुस्वार होता है ना, इसका जो सिंबल होता है, अनुस्वार का जो सिंबल होता है ना, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूं आपका, अनुस्वार का सिंबल आपका क्या होता है, अनुस्वार का जो सिंबल होता है ना आपका, वो कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये बिंदु। अब ये पंचमाक्षर के रूप में और वास्तविक रूप में दोनों तरह से कैसे यूज होगा वो मैंने आपको समझा दिया। अनुनासिक का जो सिंबल होता है या इसका जो चिन्ह होता है, इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में भी दर्शाते हैं, लेकिन अगर मात्रा इस रेखा के, सुरेखा के ऊपर हो, जैसे यहाँ पर ऐंठ और जोंक में है, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर चंद्र बिंदु न लगा करके इसको बिंदु के रूप में ही हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। इसके बाद हम बात कर रहे थे निर्नुनासिक की। तो देखिए वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में केवल और केवल क्या मदद करता हो, मुख मदद करता हो, तो ये आपका इसका उच्चारण स्थान भी हो गया, ये इसका उच्चारण स्थान भी हो गया जिसमें केवल मुख मदद करता। तो जितने भी आपके अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदी लगे हुए, ठीक है। दूसरी बात पंचमाक्षर, और इनको अगर आप छोड़ दें और अनुनासिक ध्वनियों को आप छोड़ दें तो बाकी की बची हुई आपकी सारी कौन सी हो जाएगी, निर्नुनासिक ध्वनियां हो जाएगी। जैसे, ठीक है, जैसे अगर बात करें क, ख, प, च, ट, स, य, आ, ई, उ, ठीक है, बड़ी, ये सारी ऐसी आपकी बहुत सारी होगी जिनके उच्चारण में केवल और केवल मुख मदद करेगा। बे तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम शब्द की बात करें, ठीक है, शब्द की बात करें तो जैसे इधर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, अगर हो गया, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये सभी आपकी कौन सी ध्वनियां हैं, निर्नुनासिक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम में आपका प्रश्न कैसे आता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, चार आपके अलग अलग वर्ण दे देगा। जैसे यहाँ पर उसने दे दिया कंकाल, एक तो आपने उसको दे दिया कंकाल, दूसरा उसने आपको दे दिया चंबल, क्या दे दिया, चंबल, तीसरा आपको दे दिया धनवान, क्या दे दिया, धनवान, और चौथा आपको यहाँ पर दे दिया डगर, कौन सा दे दिया, डगर। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सी ध्वनि निर्नुनासिक ध्वनि है, निम्न में से कौन सी ध्वनि आपकी निर्नुनासिक ध्वनि है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, कंकाल में ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, यानी कि आपकी अनुस्वार ध्वनि है। चंबल में ये भी आपका पंचमाक्षर अनुस्वार है, ठीक है। धनवान में यहाँ पर भी आपका पंचमाक्षर का प्रयोग यानी कि नासिक की ध्वनियां हैं। तो ये तीनों तो आपकी नासिक की ध्वनियां हो जाएगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी नाक की सहायता नहीं ली जा रही है। तो ये आपके कौन सी ध्वनि हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी निर्नुनासिक ध्वनि। कौन सी ध्वनि हो जाएगी आपकी, निर्नुनासिक ध्वनि हो जाएगी। क्लियर। तो एग्जाम में प्रश्न आपका इस तरह से आता, क्लियर हुआ। इसके बाद निर्नुनासिक ध्वनियां हमारी हो गई। निर्नुनासिक ध्वनियों के बाद अगर अगली बात की जाए तो अगला होगा आपका यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, द्वित्व व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, द्वित्व व्यंजन की यहाँ पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग हो जाएगी द्वित्व व्यंजन। इसकी बात करेंगे, द्वित्व व्यंजन की हम यहाँ पर बात करेंगे। द्वित्व व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए, ठीक है, द्वित्व व्यंजन आपके कौन से होते हैं। तो एक ही वर्ण की
इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं द्वित्व व्यंजन की, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति या फिर समान वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी कि उसका रिपीटेशन हो, बार बार वो रिपीट हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। कौन से होते हैं द्वित्व व्यंजन? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आधा म और इसके बाद पूरा म, ठीक है, आधा ल इसके बाद पूरा ल, आधा च इसके बाद पूरा च, आधा त इसके बाद पूरा त, ठीक है, आधा भ इसके बाद पूरा भ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, पहले आधा होगा उसका संयुक्त रूप होगा और बाद में उसका पूर्ण रूप होगा। तो ये सभी आपके कहलाएंगे कौन से वर्ण? द्वित्व व्यंजन। क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। जैसे अगर शब्द में इनकी बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा मम्मी, ठीक है, और इसके अलावा और हम यहाँ पर शब्द की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा दिल्ली या फिर बच्चा, ठीक है, या फिर उत्तर या फिर सम्मान या फिर सम्मान, ठीक है। अब इन सभी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए आधा और पूरा, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन है, ये आपका द्वित्व व्यंजन है, ये आपका द्वित्व व्यंजन है। आधा त और पूरा त आपका द्वित्व व्यंजन है, आधा म और पूरा म आपका कौन सा व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है। तो ये अगर एक ही वर्ण एक से अधिक बार रिपीट होता है, उसकी आवृत्ति होती है, तो वह सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वह सभी हमारे कहलाते हैं कौन से व्यंजन? द्वित्व व्यंजन। क्लियर हुआ? तो इनको हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के बाद अगर अगली बात की जाए तो अगले आपके कौन से हो जाएंगे? अगले आपके हो जाएंगे कौन से ध्वनि की हम यहाँ पर बात करेंगे? अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी, इसको यहाँ पर लिखिएगा अरबी और अरबी के बाद में फारसी, अरबी फारसी या फिर नवीन विकसित या फिर आगत ध्वनिया। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? अरबी फारसी, नवीन विकसित या फिर आगत ध्वनि, ठीक है। ये क्या होती है आपकी? अरबी फारसी, नवीन विकसित या आगत ध्वनि आपकी क्या होती है? इनको समझें, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा अरबी फारसी यानी कि हम कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? उर्दू भाषा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए परिभाषा लिखेंगे इसकी, वे ध्वनियां, या फिर ऐसा नहीं लिखें, इसको एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, ठीक है। उर्दू भाषा, सीधा आप लिखिए, उर्दू भाषा के कुछ व्यंजनों को सही उच्चारण देने के लिए उर्दू भाषा के कुछ वर्णों को, व्यंजनों की जगह आप ये भी लिख सकते हैं उर्दू भाषा के कुछ वर्णों को, या उर्दू भाषा के सिंपल सा आप लिखिए कुछ शब्दों को, ठीक है। उर्दू भाषा के कुछ शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए कौन सी लिपि में? देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कौन सी लिपि की? देवनागरी लिपि की। उर्दू भाषा के कुछ शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय उनके नीचे तल बिंदु, किसका? तल बिंदु, और इस तल बिंदु को हम क्या कहेंगे? नुक्ता भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। कैसा होता है? ब्रैकेट में मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला जो वर्ण के नीचे लगता है, तो देवनागरी लिपि में लिखते समय उनके नीचे तल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन्हें
जिन्हें आगत व्यंजन या नवीन विकसित ध्वनियां या फिर अरबी फारसी की ध्वनियां, ये भी आप लिख सकते हैं, ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, भी हटा देना है बीच में से, ध्वनियां कहते हैं। अब देखिए इनको समझते हैं, कौन सी आपकी अरबी फारसी की ध्वनियां होती। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो देखिए क, ख, ग, ज, फ, ब, ये बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं, ब, फ या प, फ, इसको आप लिख लीजिएगा सही से, ये हो जाएंगे आपके प, फ। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कौन से व्यंजन है? हिंदी के व्यंजन है। क्लियर, कौन से व्यंजन है? हिंदी के व्यंजन। और कौन सी लिपि में लिखे हुए? ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, कौन सी लिपि में लिखे हुए? देवनागरी लिपि में लिखे हुए। अब इनके नीचे अगर हम क्या लगा दें, इस तरह से नुक्ता लगा दें, क्या लगा दें? इस तरह से नुक्ता लगा दें, और इसी को हम एक और किस नाम से जानते हैं? तलबिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये जो ध्वनियां होगी अब आपकी, जिनके नीचे इस तरह से नुक्ता लगा हुआ आपको दिखाई देगा, ये सभी ध्वनियां आपकी किसकी हो जाएगी? अरबी फारसी की हो जाएगी, उर्दू भाषा की हो जाएगी, लेकिन लिखा हमने उनको किस में है? लिखा हमने उसको देवनागरी लिपि में है। तो देवनागरी लिपि में आपने उर्दू भाषा देखी है ना, इस तरह से इधर लिखी जाती है, और मुझे तो आती नहीं है, समझ भी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये देवनागरी लिपि में जब हम उन उर्दू भाषा के कुछ शब्दों को लिखेंगे ना, या कुछ वर्णों को लिखेंगे, तो उनके नीचे क्या लगा हुआ आपको दिखाई देगा? नुक्ता। तो जिन भी वर्ण के नीचे नुक्ता दिखाई दे, वो सभी आपकी अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाएगी। नवीन विकसित ध्वनियों के नाम से उनको जानते हैं, आगत ध्वनि या आगत व्यंजन के नाम से हम उनको जानते हैं। देखिए कुछ शब्द आपके होते हैं, ठीक है, कुछ शब्द आपके होते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं जरा, और एक और हमने यहाँ पर शब्द लिया जरा। क्लियर, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ऊपर वाले में नुक्ता नहीं लगा हुआ, नीचे वाले में नुक्ता लगा हुआ है। तो ये आपकी हिंदी की ध्वनि हो गई, ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनि हो गई। अब देखिए दोनों का यहाँ पर अपना अपना अर्थ भी अलग होता है। इस जरा की अगर बात करें तो हिंदी में इस जरा का अर्थ होता है क्या? वृद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? वृद्ध अवस्था, यानी कि बुढ़ापा, यानी कि बुढ़ापा। क्लियर। अगर इस जरा की बात करें उर्दू भाषा, तो इन दोनों के उच्चारण में भी डिफरेंस है। उसको बोलेंगे हम जरा और इसको हम बोलेंगे जरा। तो जब इसको जरा बोलेंगे ना, तो यहाँ पर झनकार उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? इसमें झनकार, और यही विशेषता है। इसके नीचे तलबिंदु होता है। तो इस जरा का अर्थ होता है कम, जैसे हम बोलते हैं ना जरा सा पानी देना, जरा सा पानी देना, कम या फिर थोड़ा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपके जो हिंदी में होते हैं ना, वो आपके इसी में लिखे जाते हैं। जैसे जिंदगी हो गया, ठीक है, जैसे आपका गजल हो गया, ये सभी आपके इनके नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। तो ये सभी आपके किसके हो जाएंगे? अरबी फारसी के हो जाएंगे। और आगत व्यंजनों को पहचानने की आपकी उनको पहचानने की ट्रिक भी आपकी है कि इनके नीचे हमेशा आपको क्या लगा हुआ दिखाई देगा? इस तरह से नुक्ता लगा हुआ दिखाई देगा। क्लियर। चलिए, ये आपका हिंदी भाषा का है। तो ये हो गया आपका आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के बाद जिस तरह से हमने आगत व्यंजन की बात की, इसी तरह से हम एक और बात कर लेते हैं। किसकी? आगत स्वर की। किसकी बात कर लेते हैं? आगत स्वर की बात कर लेते हैं। तो आगत स्वर की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, आगत स्वर आपका कौन सा होता है? आगत स्वर आपका कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, वे ध्वनियां, या फिर हमने यहाँ पर वे ध्वनियां नहीं लिख करके इसको सीधा सा लिखते हैं अंग्रेजी भाषा। यहाँ पर अब ध्यान रखना, हम कौन सी भाषा की बात करें? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को, अंग्रेजी भाषा के, ये पूरा सही से लिख लेना, अंग्रेजी भाषा के हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए, वही आपको लिखना है, सही उच्चारण देने के लिए, सही उच्चारण देने के लिए कौन सी लिपि में? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखते समय, देवनागरी लिपि में लिखते समय
उनके ऊपर अर्ध चांद, उनके ऊपर अर्ध चांद। अर्ध चांद कैसा होता है? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। चंद्र बिंदु आपका अलग हो जाता है, इस चांद के बीच में अगर आप बिंदु लगा दे तो वो आपका चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक ध्वनि हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं लगा होगा, इस तरह से अर्ध चांद होगा यानी कि आगत स्वर होगा, तो अर्ध चांद का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम? जिसे आगत स्वर, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर समझते हैं आगत स्वर आपका कौन सा होता है। कुछ हम यहाँ पर शब्द लिख करके देखते हैं। क्या लिख करके देखते हैं? शब्द, और उसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कॉलेज, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा नॉलेज, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ला। क्या लिखा? ला। अब आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, या फिर एक और हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है। ये आपके कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये सभी आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द। किसके हैं? अंग्रेज। लेकिन लिखे किसमें हैं? देवनागरी लिपि में। लेकिन क्या इनका उच्चारण सही हो पा रहा है? कॉलेज को आप क्या बोलते हैं? कॉलेज। क्या बोलते हैं? कॉलेज। तो उस ओ के उच्चारण के लिए यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? अर्ध चांद लगाना होगा। नॉलेज, तो यहाँ पर क्या लगाना होगा? अर्ध चांद लगाना होगा। लो यानी कि अर्ध चांद लगाना होगा। इसी तरह से डॉक्टर के ऊपर भी आपने इस तरह से यहाँ पर क्या लगा हुआ दिखाई दिया? अर्ध चांद। आपने देखा होगा अर्ध चांद इसके ऊपर लगा हुआ। क्लियर? तो ये सभी आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन लिखे देवनागरी लिपि में हैं। अब इनको उच्चारित भी सही करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इस तरह से इनके ऊपर अर्ध चांद का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? और यही हमारा स्वर कहलाता है आगत स्वर। अब आगत स्वर कौन सा होता है? तो इसका मैं यहाँ पर सिंबल भी बना देता हूं। ये आपका आगत स्वर होता है। कौन सा वाला? ये वाला। ये आपका क्या होता है? आगत स्वर होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आगत स्वर। क्लियर हुआ? अब देखिए हिंदी में ये अलग लिखे जाते हैं। जैसे कॉलेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महाविद्यालय। नॉलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्ञान। लॉ यानी कि विधि या कानून। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। तो हिंदी में ये अलग होते हैं, और ये आपके अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे के ऐसे ही आपने देवनागरी लिपि में लिखा है, इसलिए इस अर्ध चांद का प्रयोग करना पड़ा, और यही आपका कहलाता है आगत स्वर। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्न में से आपका कौन सा आगत स्वर है? तो ध्यान रखना, ये आपका कौन सा स्वर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आगत स्वर। चलिए, तो ये हो गया आपका आगत स्वर। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने, एक बार मैं आपका रिपीट करा देता हूँ पूरा, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा, सबसे पहले हमने बात की थी प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपके कितने प्रकार का? 2। जिनके उच्चारण में हमारी मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी हो? कम हो, क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अधिक होगी तो महाप्राण। इसमें कौन से वर्ण आएंगे आपके? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आएंगे। इसमें आपके कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आपके आएंगे कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आपके आते हैं दूसरे और चौथे वर्ण। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में, और संघर्षी व्यंजन आपके किस में आते हैं? महाप्राण में। घोष के, ये हम पूरे टेबल के माध्यम से समझ लिया, और इस एक टेबल के माध्यम से ही आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये आपके घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देखा, अघोष और सघोष। ठीक है, तो जिनमें कम वाइब्रेशन हो, यहाँ पर हाथ रख करके चेक कर लीजिएगा। पहला दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है, साथ में 3 वर्ण भी आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। कौन कौन से? श, श और स। ठीक है, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाएगा, और 5 वर्ण ये आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की, ये आपके सारे अघोष वर्ण, ये सघोष वर्ण। ठीक है, इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। 8 प्रकार के होते हैं, कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, औष्ठ्य, दंतोष्ठ, वत्स और काकल्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनुस्वार और अनुनासिक, ये स्वर के बाद उच्चारित होने वाली नासिक की ध्वनि है, और ये स्वर के साथ उच्चारित होने वाली नासिक की ध्वनि है। उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद बात करें निर्नुनासिक की, तो इनका उच्चारण केवल और केवल किन से होता है? मुख से होता है। तो किन ध्वनियों का उच्चारण केवल और केवल मुख से होता है? निर्नुनासिक। शब्द के माध्यम से भी हमने समझा, वर्ण के माध्यम से भी हमने समझा। द्वित्व व्यंजन क्या होता है वो भी हमने देखा। तो ये आपके सारे एक ही वर्ण अगर एक से अधिक बार रिपीट होता है तो पहले उसका संयुक्त रूप होता है, यानी कि आधा,
और बाद में उसका पूर्ण रूप होता है, यही आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अरबी फारसी नवीन विकसित या आगत ध्वनियों की बात की तो जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ आपको दिखाई दे ये सभी आपकी अरबी फारसी या नवीन विकसित ध्वनियां होगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें आगत स्वर की तो ये सभी आपके कौन से स्वर हो जाएंगे, आगत स्वर हो जाएंगे। क्लियर, तो अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।